साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एपीएस अर्थात अपर निजी सचिव की प्रारंभिक परीक्षा कराई जानी है जनवरी 2024 में, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट की बुक है, यह राजीव पब्लिकेशन के द्वारा इस प्रैक्टिस सेट को प्रकाशित किया गया है, जिसमें आपके 2013 और 2010 का सॉल्व पेपर है, चूंकि दो परीक्षाएं हुई हैं अपर निजी सचिव की। और इसके अतिरिक्त आपके 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो कि नए सिलेबस पर आधारित है। पहले पुराना सिलेबस था, 100 क्वेश्चन आते थे। अब जो है नए जो पैटर्न है या जो नया सिलेबस है उसमें 150 क्वेश्चन आने हैं। और ये क्वेश्चन 3 सेक्शन से आएंगे। आपका सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर ज्ञान से 50 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आयोग में है तो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 3 घंटे का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले के जो दो पेपर हुए हैं 2013 और 2010 के, उसमें 100 क्वेश्चन रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है सबसे पहले 2013 का जो अपर निजी सचिव का पेपर है उसका सॉल्व यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते रहे। यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं आगे के जो इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं उन 10 प्रैक्टिस सेट को आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपर निजी सचिव 2013 के हल प्रश्न पत्र को। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कंप्यूटर का। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला है एटीएम क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। वहीं केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? केवाईसी, सॉरी केवाईसी नहीं, केवीआईसी है। ठीक है, केवाईसी नो योर कस्टमर वो बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे केवीआईसी है तो यह है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना अप्रैल 1957 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से यह क्या है? एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह से संबंधित भारतीय अंतरिक्ष अभियान को मॉस नाम दिया गया, जिसका तात्पर्य क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन रहा है। ठीक है, तो इसे जो है 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ इसको जो मंगल ग्रह में भेजा गया था, तो विश्व की चौथी एजेंसी बन गई थी इसरो, जिसने मंगल की कक्षा में अपने उपग्रह को या सैटेलाइट को भेजा था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। मोबाइल फोन के संदर्भ में सिम, सिम का तात्पर्य क्या है? सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला है एम्स का पूर्ण रूप क्या है? एम्स का पूर्ण रूप है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीईआरटी का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद परिषद हिंदी में कहेंगे तो की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जुलाई 1961 में हुई थी। तो सन याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गॉड्स ऑफ करप्शन किसने लिखी? हाल ही में मतलब 2013 के समय में। तो यह पुस्तक लिखी थी प्रोमिला शंकर की है। यह पुस्तक प्रोमिला शंकर की है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पुस्तकें और लेखक में? तो इसमें देखिए, इन अदर वर्ड्स झुंपा लाहिड़ी की है। अब सुटेबल बॉय विक्रम चंद्रा की नहीं बल्कि विक्रम शेठ की है, तो बी वाला सही नहीं है। द ग्लॉस पैलेस अमिताभ घोष की है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की है। सलमान रुश्दी नहीं, सलमान रुश्दी होंगे। ठीक है, पुस्तक माई डेज विद महात्मा अब्दुल कलाम किसने लिखी है? यह पुस्तक जो है ए के जॉर्ज के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? ए के जॉर्ज के द्वारा। पुस्तक 1965 टर्निंग द टाइड का लेखक कौन है? टर्निंग द टाइड का लेखक नितिन गोखले हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको शॉर्ट फॉर्म मतलब किसी का शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, किताबों के नाम पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है जीएस में आपको देखने को मिलेगा। टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक जो है एपीजे अब्दुल कलाम की है। उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो यह अरुंधति राय की पुस्तक है, अरुंधति राय की। आगे चलते हैं। इनकी अन्य रचना में द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस भी है, जिसका प्रकाशन 2017 में हुआ था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पुस्तकों और लेखक में? तो यहां पर देखें, सैटनिक वर्सेस वर्सेस ये तस्लीमा नसरीन की नहीं है। सैटनिक वर्सेस जो है किसकी है? ये सलमान रुश्दी की है। किसकी है? सलमान रुश्दी की है, तो पहला सही नहीं है। इग्नाइटेड बाय इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम की।
सही है। द आर्गुमेंटिव इंडिया अमर्त्य की है। इन अ फ्री स्टेट बी.एस. नायपाल की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 हिंदी के लिए प्राप्त उपन्यास विनायक के लेखक कौन रहे? 2014 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उसमें विनायक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह हैं। तो यहाँ पर आपका जीएस में देख रहे हैं किताबों के नाम, फुल फॉर्म और आपके पुरस्कार। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके आगामी जो एपीएस की परीक्षा वहां पर भी जीएस सेक्शन में पूछे जाएंगे। तो आपको इसी तरह के प्रश्न जो है अधिक से अधिक तैयार करने हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक आत्मकथा है किसकी? महात्मा गांधी की, जो कि गुजराती भाषा में लिखी। कई बार पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखी गई है, तो गुजराती भाषा में। पुस्तक बियॉन्ड डाउट अ डोजियर ऑन गांधीज एसोसिनेशन किसने लिखी है? तिस्ता शीतलवाड़ ने। तिस्ता शीतलवाड़, इनका नाम काफी चर्चा में रहता है। तो इन्होंने लिखा है। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला था। 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में वह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजित हो गया था। कानपुर षड्यंत्र कांड में कौन व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था? तो एस ए डागे। तो देखिए, कानपुर षड्यंत्र मामला वर्ष 1924 में विवादास्पद अदालती मामला था। 1924 को एस ए डांगे, एम एन राय, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, सिंगारवेल चट्टियार, गुलाम हुसैन और अन्य पर आरोप लगाया गया कि वे साम्यवादी के रूप में ब्रिटिश भारत की संप्रभुता से राजा या सम्राट को पूरी तरह से वंचित करना चाहते थे। किस गवर्नर जनरल के समय में पंजाब को कंपनी में विलीन किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया। ठीक है। तो पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में किया गया था। 29 मार्च 1849 को डलहौजी की घोषणा के द्वारा महाराजा दिलीप के राज्य को ब्रिटिश राज साम्राज्य में मिला लिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो ये आपका ये जो है 1873, ये 1773 होना चाहिए। ठीक है, ये 1900 लिखा हुआ है, ये 1773 होना चाहिए। 1773 में आया था। आगे बढ़ते हैं। मोरक्को यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में दिल्ली आया था? तो इबन बतूता जो है मोहम्मद तुगलक वंश का जो मोहम्मद तुगलक था, इसके शासनकाल में आया हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने इसकी बुद्धता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, इबन बतूता को। और इबन बतूता ने रेहाला नामक पुस्तक अरबी भाषा में लिखी थी। निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी कब्र भारत में स्थित है? किसकी है? तो देखिए, इनमें से बाबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, औरंगजेब की कब्र जो है वो आपका कहां पर है? वो भारत में है। और औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी और औरंगजेब की इच्छा अनुसार उसे शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास में दफनाया गया था। शेख जैनुद्दीन एक सूफी संत एवं धार्मिक शिक्षक थे। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसकी प्रेरणा से की थी? तो विद्यारण नामक एक संत थे, इनकी प्रेरणा से की थी। कब की थी? 1336 में। उस समय सल्तनत काल चल रहा था, तुगलक वंश। मोहम्मद तुगलक शासक था दिल्ली का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और यहाँ पर उन्होंने जैन धर्म का जो संलेखना पद्धति है उसके माध्यम से अपना देह त्याग दिया था। इतरे ब्राह्मण जो है वो किससे संबंधित है? तो इतरे ब्राह्मण आपका ऋग्वेद से, किससे? ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, इतरे ब्राह्मण है और शाक्यायन या कौशिकी ब्राह्मण है। मध्य एशिया के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किसने अधिकार प्राप्त किया? तो इस पर कनिष्क ने। किसने प्राप्त किया था? कुषाण वंश के कनिष्क ने प्राप्त किया था। और कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। पारसेक इकाई है किसकी? ये दूरी की है। पारसेक दूरी की इकाई है और ये प्रकाश वर्ष से बड़ी एक इकाई है। ठीक है, एक पारसेक जो होता है, एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। निम्नलिखित में से किस स्वचालित वाहन के ईंधन में स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं होती है? तो डीजल चलित वाहन में स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं होती। तो स्पार्क प्लग या स्पार्किंग प्लग एक विद्युतीय उपकरण है जिसे किसी आंतरिक दहन इंजन के सिलेंडर के ऊपर लगाया जाता है और जो संपीड़ित ईंधन पेट्रोल, इथेनॉल तथा एलपीजी को एक विद्युत चिंगारी के माध्यम से सुलगाता है। उल्लेखनीय है कि डीजल इंजन वाहनों में स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि डीजल में न्यूनतम स्व प्रज्वलन तापमान होता है। प्रकाश के बल में फिलामेंट जो होता है वो बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है।
शुद्ध रूप से सभी धातुओं में से टंगस्टन का सबसे अधिक गलनांक होता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 2023 की जो थीम रही है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कवक जनित व्याधि है? कवक फंगस जनित व्याधि नहीं है। ठीक है, तो देखिए दाद, एथलीट फूज, खुजली, ये सभी जो है फंगस से होते हैं, परंतु गंजापन गंजापन जो है ये कवक जनित नहीं है, ये हार्मोनल होती है, हार्मोनल समस्या होती है। विश्व का प्रथम देश जहां रेशम उद्योग आरंभ हुआ था वो कौन सा देश है? चीन है। चीन में हुआ था। और चीन वर्तमान में रेशम उत्पादन के मामले में विश्व में नंबर 1 पर है। मानव द्वारा पालतू बनाया जाने वाला सर्वप्रथम स्तनधारी कौन सा था? तो ये था श्वान या कुत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अम्ल वर्षा में कार्बन के ऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि अम्ल वर्षा में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ए वाला सही नहीं है। वैश्विक तापन मीथेन की वजह से होता है, सही है। ओजोन क्षेत्र नाइट्रस ऑक्साइड, सही है। मिनमाटा मिनमाता या मिनमाटा रोग मेथिल मरकरी की वजह से। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई है, विटामिन और उनके कमी से होने वाला रोग। तो इन्हें हमें सुमेलित करना, तो यहाँ पे सुमेलित देख लेते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से रक्तल्पता या एनीमिया होता है। विटामिन ई की कमी से बंधता का रोग होता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन एक रासायनिकल न्यूनतम क्रियाशील है? ठीक है, तो इसमें से देखिए नाइट्रोजन जो है रासायनिकल न्यूनतम क्रियाशील है। यह साधारण ताप पर ना तो जलता है और ना अन्य धातुओं से यौगिक मतलब क्रिया करता है, यौगिक बनाता है। अगला है 2 सूचियां हैं, नगरीय केंद्र और नदियां, मतलब कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, इसको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए आजमगढ़ जो है टॉन्स नदी के किनारे है, टॉन्स नदी किनारे। यहाँ पर देखिए नंबरिंग नहीं की गई है, 1 2 3 4। ठीक है, तो टॉन्स नदी के किनारे, तो यहाँ पर 3 से हो जाएगा। इटावा जो है, इटावा आपका जो है यमुना नदी के किनारे है। जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे। गढ़मुक्तेश्वर जो है ये गंगा नदी के किनारे है। निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी में बाएं किनारे से मिलती है? यमुना नदी में मिलती भी है और बाएं किनारे से मिलती है। तो देखिए इसमें हिंडन नदी जो है बाएं किनारे से मिलती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदियों में टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा एवं हनुमान गंगा इसमें बाएं किनारे से मिलती हैं। वहीं दूसरी ओर चंबल, बेतवा, केन एवं सिंध इसमें दाईं ओर से मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जीबी पंत सागर जलाशय अवस्थित है? कहां पर स्थित है? तो ये सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में स्थित है जीबी पंत गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। ठीक है, देखिए रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहा जाता है। यह बांध रिहंद नदी पर बना है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है खनिज और जनपद में? देखिए लाइमस्टोन सोनभद्र में, रॉक फॉरेस्ट आपका कुशीनगर में नहीं बल्कि ललितपुर में होता है, तो बी सही नहीं है। जिप्सम झांसी में, कोयला मिर्जापुर में। निम्नलिखित जनपदों में से कौन एक देवी पाटन मंडल में सम्मिलित नहीं है? देवी पाटन मंडल के जो जिले हैं इसमें आपका गोंडा आता है, बहराइच आता है, बलरामपुर आता है और श्रावस्ती। 4 जिले हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। तो इसमें सिद्धार्थनगर नहीं है। सिद्धार्थनगर बस्ती मंडल का जिला है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी पर निर्मित एक बैराज से निचली गंगा नहर जल ग्रहण करती है जो स्थित है जनपद, किस जनपद में? तो ये बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, बुलंदशहर में स्थित है। सन 2011 में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वोच्च रहा है? अनुसूचित जाति का, तो कहां पर रहा है? हिमाचल प्रदेश में। यहां की जनसंख्या का 25.2% अनुसूचित जातियां हैं। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है नदियां और परियोजनाओं में? तो देखिए नदियां और परियोजनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? बेतवा नदी पे माता टीला है, चिनाब पे बगलिहार है, पर बराकर पर उकाई परियोजना नहीं है। महानदी पर हीराकुंड है। तो यहाँ पर सी, बराकर पर उकाई परियोजना नहीं है। तो देखिए उकाई परियोजना किस पे है? तापी नदी पर है। ठीक, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो इसका उद्गम है त्र्यंबक। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। इसकी सहायक नदियों में प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणिता आदि इसकी सहायक नदियां हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो ये बेरीनाग जल स्रोत से निकलती है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी के बेरीनाग जल स्रोत से ये निकलती है। झेलम नदी का प्राचीन नाम बितिस्ता नदी है
और यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं है? तो देखिए, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, परंतु आंतरिक अशांति नहीं है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकालीन घोषणा के विषय में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तीन आधार पर की जा सकती है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किए गए? उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा तीन शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 ए, 300 ए तथा 300 का। ठीक है। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया। इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का रूप दिया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के इससे पहले जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में आपका था भाग 3 में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लिखित है? तो भाग 2 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदत्याग करने की अवस्था में कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। सैन्य सुरक्षा का सर्वोच्च समादेश निहित होता है किसमें? राष्ट्रपति में होता है। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार सैन्य सुरक्षा का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं, संघ राज्य संबंधों का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संघ राज्य संबंधों का उल्लेख जो है भाग 11 में है। किसमें है? भाग 11 में है। ठीक है। एक सेकंड। भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंध हैं, भाग 15 में चुनाव संबंधी उपबंध हैं और भाग 9 में पंचायतों के विषय में उपबंध किए गए हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान की गई? संसद को प्रदान की गई है। संसद ही ऐसा कार्य कर सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है और वही इस्तीफा भी लेता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ठीक है, 1991-92 में। देखिए, जो ये खेल रत्न पुरस्कार था विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, ये आपका सही है। जबकि गीत सेठी को 92-93 में दिया गया था, कर्णम मल्लेश्वरी को 1994-95 में दिया गया था और लिएंडर पेश को 96-97 में। अब इसका नाम जो है बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। किसने 30 जून 2015 को राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2015 जीती थी? तो अभिजीत गुप्ता ने उस समय जीती थी। और यदि अब नया देखें तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2022 को पी श्याम निखिल ने जीता है। ठीक है। रियो ओलंपिक 2016 के खेल स्पर्धाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा खेल जोड़ा गया? तो अब यहाँ पे आपके पास जो ओलंपिक 2020 है टोक्यो ओलंपिक, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। इसको छोड़िए, आगे चलिए। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो ये कौन रहे हैं? सुरेश रैना रहे हैं। ठीक है। अब वर्तमान में रोहित शर्मा भी हैं, केएल राहुल हैं, विराट कोहली और शुभमन गिल, इन तीनों ने लगाए हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में 36 वर्षों के अंतराल के बाद भारत ने 2016 ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए योग्यता प्राप्त की है? तो किस में? महिला फील्ड हॉकी में। इससे पहले 1980 में ओलंपिक में हिस्सा लिया था महिला हॉकी टीम ने, और जो टोक्यो ओलंपिक रहा है इसमें चौथे स्थान पर थी। ठीक है। किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप शाबा जीती है? तो ये जो उस समय हुआ था 2013 के आसपास, ये भारत ने जीता था। तो अब लेटेस्ट करंट अफेयर आप याद रखिएगा। यूएस ओपन महिला एकल चैंपियनशिप 2015 की विजेता, तो 2015 की विजेता हमें नहीं जानना है, हमें जानना है 2023 की महिला एकल विजेता कौन रही? कोको ग्राफ। ईशांत शर्मा जिन्होंने श्रीलंका सीरीज में 200 टेस्ट विकेट पूरे किए, ऐसा करने वाले कौन से भारतीय थे? तो ऐसा करने वाले चौथे भारतीय थे। ठीक है। कुंबले कर चुके हैं, कपिल देव कर चुके हैं, जहीर खान कर चुके हैं, जवागल श्रीनाथ भी कर चुके हैं। चलते हैं आगे। अगला है, सितंबर 2015 में
निम्नलिखित में से, तो ये 2015 का करंट अफेयर है, इसको छोड़ दीजिए, ये आपका लेटेस्ट पढ़िएगा। निम्नलिखित देशों में से किस एक को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2015 फीफा महिला विश्व कप फाइनल मैच में हराया था? तो जर्मनी को हराया था। किसको? जर्मनी को। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता 2023 का। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा स्थित है कहाँ पर? तो ये दिल्ली में, दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो जो है वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का मकबरा भी इसी परिसर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत प्रारंभ में फैज बख्श के नाम से जानी जाती थी? तो बागे बहिश्त जो है, ये बागे बहिश्त फैज बख्श के नाम से जानी जाती थी। इसके यह श्रीनगर में है। इसके अन्य नामों में साली, मारबाग, फराह बख्श इत्यादि हैं। निम्नलिखित आगरा के भवनों को नीचे दिए कूट के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इन चारों में दीवाने आम सबसे पहले 1627 में, फिर दीवाने खास 1637 में, फिर जामा मस्जिद 1648 में, फिर मोती मस्जिद 1653-55 में। इस प्रकार से 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। चूड़ा चंद्रपुर जिला जो हाल ही में हिंसा से प्रभावित है, किस प्रदेश में स्थित रहा है? तो चूड़ा चंद्रपुर जिला जो है ये मणिपुर राज्य में, मणिपुर वर्तमान में हिंसाग्रस्त है। ठीक है, उस समय भी था। और उस समय यह जिला जो है कुकियों मैतेई जातियों के बीच हुई आपसी संघर्ष के कारण चर्चा में हमेशा से बना रहा है और वर्तमान में भी बना है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं अवस्थित हैं कहाँ पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद के पास बघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में रॉककट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया था किसने? तो महाराणा कुंभा ने कराया था 1440 से 1448 के मध्य। इसका निर्माण मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने विजय स्मारक के रूप में। नासिक निम्नलिखित नदियों में से किसके किनारे पर स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे पर है। गोदावरी नदी के किनारे, जिसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता है। आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप अवस्थित है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप सम्राट अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। सांची स्तूपों विशालकाय अशोक स्तंभ, मंदिर, मठों और मूर्तिकला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। जो सांची स्तूप है, जो सांची है वो स्तूपों, विशालकाय अशोक स्तंभ, मंदिरों, मठों और मूर्तिकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया था किसने? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। यह कुतुब शाही वंश का पांचवां शासक था। 1551 में करवाया था। 1591 में, 1591 में। आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा भारत की एक पहाड़ की चोटी है। स्थित राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर है। मैथ के प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अब आएगा उसमें जहाँ तक हो सकता है कि जीएस वाले में एक दो मैथ डाल दें, बाकी मैथ जहाँ तक उम्मीद नहीं है कि पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो एक दो तीन क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछेगा जीएस सेक्शन में। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अगला है। निम्नलिखित देशों में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध की 17वीं वर्षगांठ पर अपनी सेना में बड़े स्तर पर कटौती की घोषणा की थी? तो फ्रांस ने की थी। ठीक है, फ्रांस ने की थी। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में मानव परिवार श्रृंखला की एक नई प्रजाति की खोज की। इस नई प्रजाति को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? होमो नॉलिडी। होमो नॉलिडी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी कौन सा अफ्रीकी नगर करेगा? तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किसने की थी? डरबन ने, अफ्रीका के डरबन शहर ने। और 2022 का जो आयोजन हुआ है इसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है चूंकि लेटेस्ट है ये। 61 पदक जीते। इसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। इन पदकों के साथ भारत का राष्ट्रमंडल खेल में चौथा स्थान था। भारतीय रेलवे का कौन सा पहला रेलवे जोन बन गया जिसमें सभी मानव रहित क्रॉसिंग समाप्त कर दिए गए? तो कहां पर किए गए? पश्चिम मध्य रेलवे, WCR। इसका मुख्यालय जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। विल्फ्रेड डिसूजा जिनकी सितंबर 2015 में मृत्यु हो गई, निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 बार मुख्यमंत्री थे? तो ये गोवा के 3 बार मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो इस प्रकार के करंट अफेयर आप तैयार रखिएगा।
क्रिकेट के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने क्रिकेट टेस्ट मैचों में सर्वाधिक कैच पकड़े? तो राहुल द्रविड़ ने। उस समय का ये आंकड़ा था राहुल द्रविड़ ने। किस देश ने महिलाओं को मतदान का अधिकार पहली बार दिया और उनका मतदाता सूची में 22 अगस्त 2015 से पंजीकरण आरंभ हो गया? तो किस देश ने? सऊदी अरबिया ने दिया। ठीक है, सऊदी अरबिया ने 2015 में दिया। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर। हाल ही में मूषक सुर्खियों में रहा, यह क्या है? यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये हिंदी में काम करने वाला एक तरह का सोशल नेटवर्किंग साइट है। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे उभरते हुए नेतृत्व श्रेणी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2015 दिया गया। तो संजीव चतुर्वेदी को 2023 का देखें तो 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि कन्नन को किसको दिया गया? आर रवि कन्नन को दिया गया। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उस पुलिस अधीक्षक का नाम क्या था जो गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले में 27 जुलाई 2015 को शहीद हुए थे? तो इनका नाम था बलजीत सिंह। तो करंट देखिए किस प्रकार से इन्होंने पूछा हुआ है। यूएनओ का कौन सा विशेष संगठन विश्व की धरोहर स्थलों की सूची बनाता है? तो ये यूनेस्को करता है। कौन करता है? यूनेस्को करता है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? मोडेम का पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यह इंटरनेट या टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। जो आपका इंटरनेट कार्य करता है वो इसी के माध्यम से कार्य करता है। B2B का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, यह एक बिजनेस मॉडल है जहां एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को उत्पाद या सेवाएं बेचता है या खरीदता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने 2013 का एपीएस का पेपर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।